हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आया हूं, जिसमें आपको लगभग 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि आपके यूपी MRC, बिहार TG2, यूपी PCL TG2, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों, इसमें हमने उन क्वेश्चंस को लिया है जो आपके किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि डीसी मोटर में पोल शू किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो बच्चों, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? कास्ट आयरन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में रोटेटिंग एम्पलीफायर कहा जाता है, ठीक। कम्यूटेटर को, डीसी जनरेटर को, डीसी मोटर को और ट्रांसफार्मर को। देखिए, जो आपका डीसी जनरेटर होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं? रोटेटिंग एम्पलीफायर इसको कहते हैं। और जो आपका कम्यूटेटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में ईएमएफ की प्रकृति कैसी होती है जो कि जनरेट होता है? अच्छा देखिए, डीसी मोटर में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कहाँ होता है बच्चों? आर्मेचर में होता है। कहाँ पे? आर्मेचर में होता है। और ये क्या होता है? एसी होता है, डीसी होता है, स्पंदित होता है, नन। तो बच्चों, हमेशा ये क्या होता है? एसी होता है। क्या होता है? हमेशा एसी होता है, जिसको हम लोग कम्यूटेटर की सहायता से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। RW मतलब वेव बाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और RP मतलब यहाँ पे लैप बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। और इसमें आपसे संबंध पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है RW इज इक्वल टू P/2 का होल स्क्वायर इंटू RP, RP इक्वल टू P/2 का होल स्क्वायर इंटू RW, दोनों सही हैं इनन। तो बच्चों, जो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चालकता का मात्रक होता है, महो होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट तो आपका किसका हो गया? ईएमएफ का हो गया, वोल्टेज का हो गया, पोटेंशियल का हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया। जो आपका एम्पियर है, ये आपका धारा का मात्रक हो गया, ठीक है। ओम जो है आपका रेजिस्टेंस का मात्रक हो गया। बचा आपका महो आपका चालकता का मात्रक हो गया। चालकता को हम लोग बच्चों कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ठीक। नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नन होता है। तो जो चालक का होता है वो आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ताप गुणांक जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ताप गुणांक हम लोग बच्चों अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? अल्फ़ा से। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। और अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव किस में होता है? तो ये आपका किस में होता है? नेगेटिव आपका होता है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है? ये ताप गुणांक क्या होता है आपका? नकारात्मक होता है या नेगेटिव होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक पूछ लिया है, प्रति डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और नन। तो बच्चों, मैंने आपको बताया इसका जो यूनिट होता है प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक। ओम का नियम जो है लागू नहीं होता है एसी पे, डीसी पे, डायोड पे, प्रतिरोध पे, प्रेरक पे, संधारित्र पर। तो जो आपका ओम का नियम है, ये आपका जो है क्या है कि पैसिव कंपोनेंट्स पे लागू होता है, एक्टिव कंपोनेंट्स पे नहीं होता है। तो प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र ये आपके क्या? पैसिव कंपोनेंट्स हैं, ठीक। किस पे लागू नहीं होता? आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायोड। जितने भी आपके सेमीकंडक्टर हैं उनमें आपका ये नियम नहीं लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है एसी में लागू होता है,
डीसी में, दोनों में नन। तो बच्चों ओम का नियम आपका एसी में भी लागू होता है, डीसी में भी। तो इसमें आंसर होगा दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम का वक्र होता है, वृत्ताकार होगा, रेखीय होगा, आयताकार होगा, नन होगा। तो जो ओम का नियम है उसका जो वक्र होता है, कर्व होता है, वो क्या होता है? रेखीय होता है। किस मोटर को डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है? सिंक्रोनस मोटर को, ठीक है, इंडक्शन मोटर को, डीसी मोटर को और नन। तो बच्चों आपका जो डायनेमिक ट्रांसफार्मर हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मोटर को, ठीक है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये आपका ट्रांसफार्मर के समान ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लोड पर कॉपर लॉसेस अधिकतम होती हैं? फुल लोड पर, हाफ लोड पे, 1/4 लोड पे, नन। तो जो आपकी कॉपर लॉसेस होती हैं वो आपकी क्या होती है? फुल लोड पे ज़्यादा होती हैं और हाफ लोड पे चौथाई हो जाती हैं, ठीक। ट्रांसफार्मर में स्क्वाड कनेक्शन का प्रयोग होता है 2 फेज़ को एक फेज़ में कन्वर्ट करने के लिए, 3 फेज़ को 2 फेज़ में, 3 फेज़ को सिंगल फेज़ में, नन। तो बच्चों आपका जो स्क्वाड कनेक्शन होता है इसका प्रयोग हम लोग 3 फेज़ सप्लाई को 2 फेज़ सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति होती है, ठीक। तो रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी गति क्या होती है? सिंक्रोनस गति होती है। और सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला क्या होता है? 120F/P होता है, 120 P/F होता है, 120 PF होता है, नन। तो बच्चों आपका जो NS होता है ये होता है आपका 120 F/P होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का रंग नमी सोखने के बाद होता है, गुलाबी होता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है, लाल होता है। तो देखिए सोखने के बाद तो आपका क्या होगा? गुलाबी हो जाएगा। इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुलाबी। और जो नया सिलिका जेल होता है उसका जो कलर होता है वो नीला होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में EMF होता है, डायनेमिक होता है, स्टैटिक होता है, दोनों होता है, नन होता है। तो जो आपका जो डायनेमिक EMF है ये आपका किस में होता है? अल्टरनेटर में होता है, ठीक। लेकिन जो आपका ट्रांसफार्मर में होता है वो क्या होता है? स्टैटिक होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? स्टैटिक, ठीक। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान 1 होता है। सिंक्रोनस स्पीड जब 0 हो जाए, रोटर की स्पीड आपकी 0 हो जाए, रोटर और सिंक्रोनस स्पीड का जो आपका अंतर है वो 1 होता है, नन। तो जब आपकी रोटर की स्पीड क्या होगी? 0 हो जाएगी तो आपकी स्लिप की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में रनिंग टॉर्क समानुपाती होता है R2 के, रोटर रेजिस्टेंस के, V² के, स्लिप के, ऑल। तो देखिए आपको जो टार्क होता है, रनिंग टार्क होता है वो क्या होता है? तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल हो जाएगा, ठीक। किसी मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती? कह रहा है वैसे कौन सी मोटर आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंक्रोनस मोटर। देखिए आपका सिंक्रोनस मोटर होता है, इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो 0 होता है, जिसके कारण ये क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं या रोटर को एक्साइटर के द्वारा घुमाया जाता है, ठीक। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है, ठीक। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। और जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो क्या होती है? 120 F/P होती है। विशिष्ट चालकता का मात्रक, देखिए विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 1/ρ होता है। क्या होता है? 1/ρ होता है। तो महो पर मीटर, महोमीटर, महो, नन। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? महो पर मीटर होता है। I0 का मान होता है 2% से लेकर 5% ऑफ फुल लोड करंट, 10% से 15% ऑफ फुल लोड करंट, 30% से लेकर 40% ऑफ फुल लोड करंट, डन। तो देखिए अगर हम ट्रांसफार्मर में बात करें तो ये जो आपकी 2% से लेकर 5% है ये आपकी किस में होती है? ट्रांसफार्मर में होती है। और 30 से 40% आपकी किस में होती है? इंडक्शन मोटर में होती है, ठीक। तो इसमें पूछा नहीं किस में होता है, तो
इसमें थोड़ा इसमें आप कंसिडर करेंगे 2% से लेकर 5%। सैथिल हानि का सूत्र है के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी, के एच बी मैक्स पावर 1.6 एफ ई आई स्क्वायर एल। देखिए ये तो बच्चों आपकी क्या हो गई, ये आपकी कॉपर लॉसेज हो गई और ये आपकी ईडी करंट लॉस। और ये आपकी हिस्टोरिकल लॉस। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में होती है, केडब्ल्यू में होती है, एम्पियर आवर में होती है और एम्पियर में होती है। तो बच्चों केवीए में ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। और जो बच्चों आपका अल्टरनेटर होता है उसकी भी रेटिंग क्या होती है, केवीए में होती है। गिलबर्ट किसकी यूनिट है, एमएमएफ की, ईएमएफ की, फ्लक्स डेंसिटी की, फ्लक्स की। तो गिलबर्ट जो है आपकी एमएमएफ की यूनिट है, ईएमएफ की आपकी वोल्ट होती है, फ्लक्स डेंसिटी की आप टेस्ला होती है और फ्लक्स की वेबर होती है। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम दक्षता कब होगी, जब कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के बराबर होंगे, जब आयरन लॉसेस की वैल्यू कॉपर लॉसेस से बड़ी होगी, या कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस से बड़े होंगे। तो बच्चों क्या होगा, जब कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के बराबर होता है तो आपकी ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और वैसे जो आपकी ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी होती है वो मशीनों में सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है लगभग 95 से 99%। एचसीआर में कितने जंक्शन होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होते हैं। तो एचसीआर में आपकी 4 लेयर होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं, 3 आपके टर्मिनल होते हैं। तो उसमें आंसर क्या हो, जंक्शन की बात कर रहा तो आपके 3 होंगे। अल्टरनेटर में ईबी का मान निर्भर करता है, ठीक है, एक्साइटेशन पे, फ्रीक्वेंसी पे, वोल्टेज पे नहीं। तो जो आपका ईबी का मान होता है वो एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है। किस ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटी इफेक्ट शून्य होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है लगभग 80 किलोमीटर तक होती हैं, और 80 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, और 160 किलोमीटर के ऊपर जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग 20 kV तक वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं, मीडियम में आपके 20 से 100 और लॉन्ग में 100 kV से ऊपर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी में RMS का मान होगा, आई मैक्स अपॉन √2, आई मैक्स इंटू √2, आई मैक्स नन। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सस्पेंशन इंसुलेटर का निर्माण होता है, डिस्क से होता है, पिन से होता है, साइकिल से होता है, स्ट्रैंड से होता है। तो देखिए आपको जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है इसको हम लोग लचीलापन वाला इंसुलेटर भी कहते हैं, और ये आपका ट्रांसमिशन लाइन में लचीलापन लाता है, और इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, डिस्क से बनाते हैं इसको। ठीक, डीसी मोटर की दक्षता होती है 50%, 90%, 80%, नन। तो डीसी मोटर की जो दक्षता होती है बच्चों वो क्या होती है, लगभग 50% होती है। किस मोटर के गुण डीसी सीरीज मोटर के समान होते हैं, यूनिवर्सल मोटर के, साइडेड पोल मोटर के, रिलेक्टेंस मोटर के, स्टेपर मोटर के। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर जो होती है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक, और ये क्या होती है आपकी AC और DC दोनों पे कार्य करती है। सैडेड पोल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, खिलौनों में करते हैं। स्टेपर का प्रयोग हम लोग डिजिटल वॉच में करते हैं। पिन इंसुलेटर का प्रयोग होता है 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV। तो बच्चों आपका जो पिन इंसुलेटर होता है उसका प्रयोग हम लोग 11 kV में भी करते हैं और 33 kV में, लेकिन यहाँ पे आंसर हम लोग लगाएंगे क्या, 33 kV, क्योंकि 33 kV तक पिन इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, 132 में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन घुमा देगा, या तो बोल देगा सस्पेंशन पूछ लेगा, या से आपसे स्ट्रेन पूछ लेगा, या आपसे डिस्क पूछ लेगा। ठीक, किस ट्रांसमिशन लाइन में कोरोनल लॉसेस कम होते हैं, AC में, DC में, दोनों में और नन। तो आपका DC में क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। ठीक,
3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड पर पावर फैक्टर का मान होता है 0.2 होता है, 0.8 होता है, 1 होता है अधिक। तो नो लोड पे आपका 0.2 लैगिंग होता है और लोड पे आपका कितना होता है 0.8 होता है। ठीक, सर्किल डायग्राम से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है? स्लिप, फ्रीक्वेंसीज, यहाँ स्लिप 2 बार लिख दिया है, यहाँ पे आप लिख लीजिए स्लिप, फ्रीक्वेंसी और आपकी स्पीड। ठीक, तो देखिए सर्किल डायग्राम से हम लोग सबको निकाल सकते हैं, बस हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में, ओवर करंट प्रोटेक्शन में, पावर प्रोटेक्शन में नन। तो आपका जो लाइटिंग अरेस्टर होता है इसका प्रयोग हम लोग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में करते हैं। क्या होता है, कभी कभी आकाशीय बिजली जो होती है उसके कारण क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, दिक्कत हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, जो आपका ओवर वोल्टेज उसको ग्राउंड कर देता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए आपका सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं। पावर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? पावर प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं पता नहीं कहाँ से बच्चों आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, बढ़िया। कृपया करके आप मेरा वीडियो देखा करिए और जितना आप शेयर कर पाएँ कर दीजिए, क्योंकि औरों का भी सिलेक्शन हो पाए, भला हो जाए। फेरांटी इफेक्ट किस में घटित होता है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, मीडियम में। ठीक, तो शॉर्ट और मीडियम में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, कैपेसिटेंस के कारण होता है, बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। एक संचरण प्रणाली में तांबे के भार को इस रूप में माना जाता है 1/v, 1/v², v की पावर 1/2 v²। तो बच्चों आंसर क्या होगा? v/²। मतलब जो तांबे का जो भार होगा वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। SF6 सर्किट ब्रेकर का सब स्टेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 220 kV, 11 kV, 33 kV और है आपका 110 kV। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 220 kV। अधिकतम ऑयल परिपथ वियोजक में उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है लगभग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं ढूंढ के लाया आप लोगों के लिए। 550 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 5000, 10,000 डिग्री। बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 5000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महो रिले का प्रयोग होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में करेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में करेंगे ना। तो जो महो रिले होती है इसका प्रयोग हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं और इसको हम लोग एडमिटेंस रिले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिटेंस रिले। इसका दूसरा नाम क्या है? एडमिटेंस रिले। ठीक, ये भी पता होना चाहिए। तुल्यकालिक मोटर में किस युग्मन कोण पर अधिकतम शक्ति उत्पन्न होती है? 180 पे, 60 पे, 90 पे, नन। तो बच्चों क्या होगा? 90 पे मैक्सिमम जनरेट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तुल्यकालिक मशीन में ध्रुवों की संख्या P है तो विद्युत कोणीय संवेग WE और यांत्रिक कोणीय संवेग WM है, तो बीच में संबंध पता करें। W = WM, WE = P × WM, WE = क्या होता है? P/2 WM। तो बच्चों आंसर यही सही है आपका। देखिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। देखिए क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल = P/2 टू थीटा मैकेनिकल। तो इस तरह के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल संबंध पूछे तो इसी के आधार पे आप बता सकते हैं। ठीक, स्पीड रेगुलेशन होता है सिंक्रोनस मोटर में। 0 होता है, 0.005 होता है, 0.1 होता है। देखिए आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक, वो क्या आती है? आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक, चाहे आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो चाहे आपका स्पीड रेगुलेशन हो, अगर दोनों की वैल्यू 0 होगी तो वो अच्छा कहा जाएगा। ठीक, DC मोटर में लौ हानियाँ होती हैं। कहाँ होती हैं? योक में होगी, आर्मेचर में होगी, फील्ड में होगी, नन। तो योक किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। ये क्या करता है? फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देता है। आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। फील्ड
तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका आर्मेचर। जो आपकी लौ हानियाँ होती हैं वो क्या होती है, आर्मेचर में होती हैं, ठीक। और लौ हानियों को हम लोग फ्यूज लॉसेस भी कहते हैं, ठीक। आर्मेचर में आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है जो आपका एसी होता है। डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ को कहा जाता है फ्रंट ईएमएफ, बैक ईएमएफ, जनरेटर ईएमएफ। तो क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं बच्चों, बैक ईएमएफ, जो कि आपका गवर्नर की तरह कार्य करता है। तो आज के लिए बच्चों इतने क्वेश्चन बहुत हैं, कोशिश करा करिए आप लोग वीडियोस देखा करिए, क्योंकि अगर आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो हम उसको जिससे ताकत मिलती है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस नहीं देखेंगे तो इससे मेरा मनोबल टूट जाएगा और मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। थैंक यू।